हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और आज की इस क्लास में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो ये मैपिंग की सीरीज है और मैपिंग की सीरीज में हम रॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो रॉक्स वाला पार्ट है, जो चट्टानों वाला पार्ट है, ये काफी कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इस वीडियो में हम केवल और केवल इस पार्ट पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि इन रॉक्स का, इन चट्टानों का जो है वो लोकेशन क्या है, लोकेशनल एनालिसिस क्या है। याद रखिए यूपीएससी की मैपिंग इन डेप्थ एनालिसिस रिक्वायर्ड हमेशा रहा है इसमें, इसीलिए हम इन रॉक्स के फॉर्मेशन को भी देखेंगे, इनके एलोकेशन को भी देखेंगे, अर्थात किस प्रकार से ये निर्मित होती हैं, किस प्रकार से इनका वितरण है भारत में, इस सभी पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बिफोर आई यूज टू स्टार्ट, देखिए आप सभी इस चीज को समझिए और ये मेरी आप सभी से एक जेन्युइन एडवाइस भी है, एक सलाह भी है, नॉट इवन एज अ फैकल्टी, केवल और केवल एक फैकल्टी के तौर पर नहीं, अपितु मैं आपके एक सीनियर के तौर पर भी आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। देखिए, आप YouTube से पढ़ाई करें, बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छा माध्यम है, परंतु अगर आप अपनी तैयारी को एक प्रोफेशनल मैनर में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जहां पर आपको आपका टीचर गाइड करे, आपको बेसिकली दिशा दे। देखिए, आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप रैंडमली टॉपिक्स को सर्च करते हैं, आपने सिलेबस निकाला, उन टॉपिक्स को सर्च करा और उसके बारे में डेटा इकट्ठा करना ये आपका कार्य है। पर इस चीज को समझिए, आप इस कार्य के एक्सपर्ट नहीं हैं, मतलब आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली किस टॉपिक को किस डेप्थ तक पढ़ना है। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक में आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, कौन सा टॉपिक टफ है, प्रश्न नहीं देता, कौन सा टॉपिक इजी है पर प्रश्न बहुत देता है, ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। परंतु आप इस गैप के कारण अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा लंबा कर लेते हैं, हायर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो मेरी आप सभी से एक सलाह है, अगर आप चाहें तो अभी हमारा P2I बैच अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच ये स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है ये 30 सितंबर है। याद रखें, अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले इसकी ओरिएंटेशन की क्लास भी ली और उसका एक अनुभव भी मैंने आपसे लाइव क्लास में शेयर करा था, जहां मुझे एक्सप्लेन करते समय खुद में ये फील हुआ कि हाँ, ये एकदम सच है कि डिजिटल एजुकेशन में बहुत पावर है। आप समझिए, आप लाइव क्लास लेंगे, लाइव क्लास में आपको जो है जो भी डाउट आए, इसमें ऑप्शन होता है हैंड रेस करने का। आप जैसे ही हैंड रेस करेंगे, आप ऑडियो और वीडियो में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही हमेशा जब क्लास चलेगी, आपके पास एक चैट का ऑप्शन होगा, आप जो भी कमेंट करेंगे, जो भी चीजें लिखेंगे, वो सामने फैकल्टी को विद इन सेकेंड दिखाई देगा। आप उस फैकल्टी से डायरेक्टली चैट में बात कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप ऑडियो वीडियो ऑन करके भी फैकल्टी से इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं आपसे कहूं तो एक और बहुत बढ़िया फीचर है, रिकॉर्डेड क्लास तो आप देख ही सकते हैं। क्लास के एंड होने पर समझिएगा कि टीचर ने जो भी, जैसे मैंने अभी बोर्ड पर जो है मैप कराया, अब मैपिंग की प्लॉटिंग के बाद आपको ये जो टीचर ने कराया ये भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ समझिएगा इस चीज को कि आपको वो इंफॉर्मेशन जहां से फैकल्टी ने पढ़ाया है उसे हम कहते हैं क्रक्स, वो पूरे क्रक्स भी आपको मिल जाएंगे। यानी कि फैकल्टी ने जो पढ़ाया बोर्ड पर वो आपके पास है, जो डिलीवरी दी उसका वीडियो आपके पास है, साथ में फैकल्टी ने जहां से पढ़ाया है वो क्रक्स भी आपके पास होंगे और वो फैकल्टी आपको दिखाएंगे भी। क्लियर? अब ये इंफॉर्मेशन आप तक आ गई, यहां पर कहानी खत्म नहीं होती। अब समझिए, आपने वीडियो को एक बार देखा, आप दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, लेकिन अगर आप उसके नोट्स नहीं बना पाते तो हमारी टीम में से ही एक मेंबर जो है वो क्लास देखकर उसके पूरे नोट्स बना रहा है लाइव। और याद रखें, वो नोट्स भी हैंड आउट के फॉर्म में आप तक पहुंचेंगे। उसमें फ्लो चार्ट जैसा फैकल्टी ने बताया, जिस मैनर में फैकल्टी ने उसे एक्सप्लेन करा, उसी मैनर में उससे हाथ से लिखकर आपको वो नोट्स के फॉर्म में भी लेक्चर के साथ मिल जाएगा। आप सोचकर देखिए कितनी सुविधा है इस डिजिटल एजुकेशन की। साथ ही आपको डेली का एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आपको लिखना है, उसे स्कैन करना है और उसे भेजना है, और उसका आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा। क्लियर? यानी कि आपको डेली के क्वेश्चन मिलेंगे, डेली के आप आंसर राइटिंग करेंगे। इसी प्रकार से अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आवासीय कार्यक्रम के तहत आपको जो है वो सैटेलाइट मैनर में बुला लिया जाएगा, यहां आपको फिर फैकल्टीज जो है 1 to 1 समझाएंगे। इसी के साथ एक बहुत बढ़िया फीचर मुझे लगा कि जो मेंटरशिप है, देखिए मान लेते हैं मैं आपका मेंटर बना, तो होगा ये कि जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जर्नी को प्ले करेंगे, तो आप मेरे कांटेक्ट में रहेंगे, आप फैकल्टीज के कांटेक्ट में रहेंगे। यहां आप पाएंगे कि जब आपको कोई समस्या होती है तो वो गूगल मीट हो,
ऑडियो हो, वीडियो हो या मैसेजेस हो, इसके फॉर्म में फैकल्टी आपसे 1-to-1 भी बात करेगा। आपका मेंटर आपको गाइड करेगा, आपके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अब आप समझिए कि ये डिफरेंस है केवल एक स्क्रीन पर टीचर को देखने और एक बैच के फॉर्म में उस चीज को प्ले करने। आपको डेली क्लासेस मिलेंगी तो आपको शेड्यूल पता होगा, आपको पूरे साल का ब्रोशर में शेड्यूल दिखेगा। बच्चे परेशान होते हैं कि हमारी नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी, किस टॉपिक पर होगी। आपको पूरे साल का कैलेंडर दिखाई देगा कि आपको कैसे कैसे उस जर्नी को प्ले करना है, कब कौन सा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होगा, कौन सा टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन। तो मेरी आप सभी से एडवाइस है कि ये जो बैच है ये सितंबर की 30 तारीख को जो है वो क्लोज हो जाएगा। इस बैच को जरूर ज्वाइन करें अगर आपका 24 एम है। अन्यथा की स्थिति में मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस दूं तो आप थोड़े लेट होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्लियर? आपको इसमें बहुत सारी सब्जेक्ट्स को कवर करना है। ये लास्ट मौकों में से एक है जहां आप अपनी जर्नी को प्रोफेशनल मैनर में बेहतर तरीके से प्ले कर पाएंगे। तो चलिए, आई होप आप सभी को मैं अपने P2I बैचेस में मिलूं, हम सभी मिलकर आपकी तैयारी को जो है एक नए आयाम तक पहुंचाएं। ओके, तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम देखेंगे रॉक्स के बारे में। हमारा उद्देश्य केवल और केवल इन रॉक्स को प्लॉट करना बच्चे नहीं होगा, हम टोटलिटी में उस चीज को कवर करेंगे, यानी कि हम एक एक डायमेंशन वो देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी होगा। अब यहां समझने योग्य बात होगी, याद रखें कि कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं आपको नटशेल यानी कि कुल मिला के आपको जितना पता होना जरूरी है उतना मैं आपको क्लास में ही बता दूंगा। क्लियर? अब इस चीज को बेहतर तरीके से समझे और आप इस चीज को रिलेट भी कर पाएंगे काफी। अगर मैं आपसे कहूं ये एक सतह है और इस सतह में आपको जो है कुछ चट्टानें इस प्रकार से दिख रही हैं, तो आई थिंक आप सभी इजिली रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि यहां मिलने वाली जो चट्टानें हैं, याद रखें ऊपर वाली चट्टान की आयु सबसे जो है वो कम होगी, सबसे ज्यादा नीचे मिलने वाली चट्टान की आयु होगी। एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आई थिंक आपको ये पता होनी चाहिए। क्लियर? अब सेकंड चीज ध्यान से समझिए, याद रखें कि मेरी ये आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको ये पता हो और नहीं पता तो आज ये याद कर लें कि हमने कौन कौन सी चीजें पहले कवर कर रखी हैं। ओके, अगर कोई बच्चा आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पहले पूरा देखें, और सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 2 बार देखें। याद रखिए कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको चीजें याद रहें, तो याद रखिए वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखिएगा। एक बार बिना पेन कॉपी कर देखें और पूरा सुने और चीजों को समझें। सेकेंड टाइम पे इसके नोट्स बनाएं और थर्ड फिर आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। पीडीएफ कहां से डाउनलोड होगी? तो कुछ बच्चे हमेशा प्रश्न करते हैं कि टेलीग्राम में जो है आईडी नहीं मिल रही है, चैनल नहीं मिल रहा है। मैं बता दूं, अभिनव बोहरे ज्योग्राफी इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लें। बहुत सारे बच्चे जो है वो डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से ही यहां वीडियो तक पहुंच जाते हैं। संभवतः मैं हर एक वीडियो का जो है वो लिंक वहां पोस्ट कर देता हूं जिससे आपको ज्यादा समस्या ना हो। चलिए अब यहां ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे कुछ बातों पर डिस्कशन करना स्टार्ट करना चाहता हूं। याद रखें कि हमने नदियों वाला चैप्टर कंप्लीट करा, हमने जो है वो पर्वत, पठार, मैदान और पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली पहाड़ियां, इसके अलावा हमने जो है वो झीलों वाला, बायोस्फीयर रिजर्व वाला, ये सारे चैप्टर्स को हमने कवर कर रखा है। अब उनकी इंफॉर्मेशन और यहां पर जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है ये आपस में कनेक्ट होगी। किस प्रकार से? तो मैं भी आपसे जो है वो इस विषय पर डिस्कशन करता हूं। अब यहां समझिए सबसे पहले कि याद रखें, अगर मैं आपसे कहूं इन जनरल जो चट्टानों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले समझिए कि जो प्राथमिक चट्टानें हैं जिसे हम आग्नेय चट्टानों के नाम से जानते हैं, याद रखें कि पृथ्वी पहले जलता हुआ आग का गोला थी, अर्थात हमारी जो पृथ्वी है वो लावा से बनी हुई थी। अंदर जैसा आज के समय आपको लावा दिखता है उसी प्रकार से पहले जो है वो सतह पर भी लावा था। जब ये लावा ठंडा हुआ तो याद रखिए लावा के ठंडा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अब इसमें इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि आग्नेय चट्टानों के ऊपर यहां ध्यान देने योग्य बात है कि चाहे वो जल हो या वो वायु हो, इन दोनों के एप्लीकेशन से, इन दोनों के प्रभाव से जिस चट्टान का निर्माण होगा, याद रखिए उसे कहा जाएगा अवसादी चट्टानें। जस्ट अ सेकेंड, उसे कहा जाएगा अवसादी। अब यहां याद रखिए कि मैं आपसे अगर कहूं कि जल का प्रवाह हुआ तो चट्टान कैसे बनी, तो इसका मतलब है पानी जब बहेगा
तो मान लीजिए मेरा ये हाथ क्या है, एक चट्टान है, इसके ऊपर से पानी निकला, तो निकलने पर इसकी जो आउटर लेयर है उससे कुछ कणों को वो निकालेगा, निकालने के बाद किसी स्थान पर उसे जमा कर देगा, जहां जमा करेगा वहां ये कॉम्पैक्टेड होगा, सीमेंटेड होगा, अर्थात ये धीरे धीरे करके कठोर होता जाएगा, इससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा। क्लियर? अभी इसमें बहुत सारे और भी डायमेंशन आएंगे, मैं आपको 3D डायग्राम से समझाऊंगा कि किस प्रकार से जलोढ़ पंख शंकु का निर्माण होता है। क्लियर? अब यह अवसादी चट्टान का निर्माण। अब इसी प्रकार से याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूं, याद रखें, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों ही, चाहे अवसादी हो या आग्नेय हो, इन दोनों ही चट्टान पर तापमान तथा दाब, इसका प्रभाव हो। अब ये ताप और दाब क्या है, तो याद रखिए सिंपल सी बात है कि जब कभी आप किसी भी चट्टान के ऊपर ताप या दाब को डालते हो, परिवर्तित करते हो, किसी प्रकार का चेंज लाते हो, तो याद रखिएगा उस चट्टान के गुणधर्म बदल जाते हैं, इसे कहते हैं रूपांतरित चट्टानें। ओके, तो इन जनरल अगर हम क्लासिफाई करें, इन जनरल हम अगर विभाजित करें, तो हमें 3 प्रकार की चट्टानें दिखाई देंगी, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित। अब ये जनरल क्लासिफिकेशन है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग है। अब मैं यहां आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा, इसे रटने का प्रयास करें और आने वाले 2 से 3 मिनट जो भी मैं बोलूंगा ध्यान से समझिए, ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। लाइफ चेंजिंग इन द सेंस व्हाट, आपकी जर्नी के आपने जो भी आंसर लिखने हैं आगे आने वाले मेंस में, उन आंसरों को ये ड्रास्टिकली चेंज करेगा, आपके कंटेंट को बहुत इंप्रूव कर देगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इवन जो स्टूडेंट एक से दूसरी बार मेंस लिख भी चुके हैं, इवन जिन्होंने तैयारी करके तैयारी छोड़ भी दी है, उन्होंने इस कंटेंट को कभी पुट नहीं करा अपने आंसर में। आप मेरी एक एडवाइस याद रखिए कि आप इसे याद बस कर लें, ये आपको हर जगह असिस्ट करेगा। क्या है, तो एक सिंपल सी जर्नी मैं बोलने वाला हूं, ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यह है हमारा मैप ऑफ इंडिया, और मैं बार बार स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको फ्री हैंड मैप बनाते आना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आप हमेशा समस्या फेस करेंगे। ये मेरा फर्स्ट स्ट्रोक है, इसी प्रकार से चलता हुआ ये मेरा सेकंड स्ट्रोक आया, और याद रखिए ये इस प्रकार से गुजरात वाला पार्ट, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और इस प्रकार से चलते हुए कंप्लीट, ये हमारा मैप है। क्लियर? अब इसी प्रकार से आपको विश्व का मानचित्र बनाते आना चाहिए, और इसका भी हम अभी यूज करने वाले हैं। इसे थोड़ा सा मैं साइड कर दूं, और यहां बहुत ध्यान से देखिएगा। याद रखें कि ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है उत्तरी अमेरिका। जस्ट अ सेकेंड, याद रखें ये है बेसिकली उत्तरी अमेरिका। इस प्रकार से आप आएंगे तो याद रखें ये मैंने कैलिफोर्निया वाला पार्ट बनाया, और याद रखें आपको ये पार्ट बनाते आना चाहिए। इस प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो ये हमारा जो है वो दक्षिणी अमेरिका बनकर रेडी है। इस प्रकार से आएंगे तो ये हम ब्राजील वाला पोर्शन बना रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ आपको चिली दिखाई देगा। क्लियर? इसी प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो आपको इस स्थान पर जो है वो मैक्सिको की खाड़ी दिखाई देगी। इस तरह से आप चलते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये कैनेडियन शील्ड है। याद रखें इसी तरह से आप यहाँ चलते हुए जाएंगे और ये पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर आपको कुछ द्वीप दिखाई देंगे, इसे बेरिंग जो है जल संधि के निकट स्थित द्वीपों के नाम से जाना जाता है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ मेरे जो है हैंड के मूवमेंट के कारण कुछ चीजें ऐड हो गई थी। यहाँ ध्यान से देखिए, याद रखें कि इस स्थान पर आपको जो है वो ग्रीनलैंड दिखाई देगा, और याद रखिए ग्रीनलैंड के नीचे आइसलैंड है। आइसलैंड के नीचे आपको जो है वो स्मगलर्स का द्वीप अर्थात ब्रिटिशर्स का आइलैंड दिखाई देगा, जिसे ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, तथा कथित ग्रेट ब्रिटेन के नाम से। इसी प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो आपको इस स्थान पर जो है वो अफ्रीका दिखाई देगा। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। याद रखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया जो है वो मुख्य, और इथोपिया सोमालिया ये वाला पार्ट आता है। इसी प्रकार से आप चलते जाएंगे तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप दिखाई देगा, जिसे अरब का प्रायद्वीप करते हैं। यहाँ पर आपको यमन दिखाई देगा। इसी प्रकार से ऊपर आपको ओमान दिखाई देगा। ये मैं फारसी खाड़ी ड्रॉ कर रहा हूं, याद रखिएगा ये है हमारा ग्रेट सुपर ग्रेट इंडिया। इसी प्रकार से चलते हुए आएंगे तो ये आपको चीनी भाग दिखाई देगा। इसी प्रकार से ये आपको कोरियन पेनिनसुला अर्थात कोरिया का प्रायद्वीप दिखाई देगा। इसमें उत्तरी और दक्षिणी दोनों कोरिया आते हैं। याद रखिए कि इसके ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ कामचटका का प्रायद्वीप दिखाई देगा, और इसी प्रकार से चलते हुए एशिया कंप्लीट होता है। इसमें कुछ चीजें आपको बनाने योग्य हैं और आपको बनानी भी हैं। याद रखें इस स्थान पर आपको जापान दिखाई देगा। इसी प्रकार से यहाँ कुछ द्वीप दिखाई देंगे, इन्हें कुरिल द्वीप कहा जाता है। इसमें रशिया और जापान का इसमें डिस्प्यूट है, कौन ओन करता है इस पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर आपको ताइवान दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो आपको
इस स्थान पर दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं, अदरवाइज जो है आगे आपको बनाने में और देखने में थोड़ी समस्या होगी। जस्ट अ सेकेंड, आ जाए। नाउ ध्यान से देखिए, याद रखें कि आपको इस स्थान पर इंडोनेशिया दिखाई देगा और इस तरह से आप आएंगे तो ये हमें ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। याद रखें कि ये इस प्रकार से आपको यूरोप दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड, हम थोड़ा सा ब्रिटेन को साइड कर दें और इस प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो याद रखें यहां पर आपको जो है वो नॉर्डिक नेशंस, स्कैंडिनेवियन नेशंस दिखाई देंगे। इसी तरह से याद रखिए इस स्थान पर आपको तथाकथित ग्रेट ब्रिटेन, इसी प्रकार से यहाँ पर श्रीलंका वाला भाग, यहाँ पर लक्षद्वीप, इसके नीचे जो है वो मालदीव्स आते हैं, इसके नीचे आपको दिखाई देगा छागोस द्वीप, यहाँ पर आपको सेशेल्स द्वीप, इसी प्रकार से और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मॉरिशस दिखाई देगा, जहाँ रिसेंटली भारत ने जो है वो यहाँ पर और यहाँ खासकर ओमान के पास पोर्ट बाय करा है। इसके लिए मैंने डिटेल में करंट बेस्ड वीडियो बनाया था, आप जाकर उस वीडियो को देखें, करंट से अपने आप को अपडेटेड रखें। इसी प्रकार से याद रखें कि आपको इस स्थान पर दिखाई देगा मेडागास्कर। क्लियर? तो ये कुल मिला के विश्व का मानचित्र है, आपको इतनी डिटेलिंग पता होनी चाहिए और ये याद रखें ये है बेसिकली कैरेबियन द्वीप। अब हमने इसे क्यों प्लॉट करा है तो याद रखें इसका यूज करने वाले हैं हम। क्लियर? अब क्या यूज होगा तो आगे मैं आपको समझाता हूं। इस प्रकार से आपको यहां पर अंटार्कटिका वाला पार्ट दिखाई देगा, याद रखिए ये द्वीप है, महाद्वीप है। इसी प्रकार से यहां पर आपको जो है वो आर्कटिक दिखाई देगा और याद रखिए ये महासागर है। क्लियर? तो ये मानचित्र और ये मानचित्र, ये मेरा बनाने का उद्देश्य क्या है, ये बनाकर मैं आपके सामने पहले से भी रख सकता हूं, पर याद रखिए इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको ये प्लॉट करते आना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में केवल और केवल मैं पढ़ाता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे और चीजें उतने बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएंगी। तो एक ये चीज याद रखिए। दूसरी चीज याद रखें कि अब मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। क्लियर? देखिए आने वाले 2 से 3 मिनट आप ध्यान से सुने और इसे रटें। क्लियर? कभी अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ते हैं तब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये पूरी कहानी क्या है। कुल मिला के आप इतिहास पढ़ते हैं लगभग 4 से 5 महीनों में आप एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पढ़ते हैं, जिसमें आप कुल मिला के 5000 साल का इतिहास पढ़ते हैं। मैं आपको आने वाले 5 मिनट में पृथ्वी का पूरा इतिहास बताने वाला हूं 4.3 बिलियन ईयर्स का। क्लियर? अर्थात 4.3 बिलियन वर्षों में पृथ्वी जो है किस प्रकार से बनी, कौन कौन सी चट्टानें आई, कौन कौन सी रॉक्स आई और कौन कौन सी रॉक्स चली गई। क्लियर? अब देखिए, याद रखें पृथ्वी की आयु को बेसिकली 16 भागों में विभाजित करा गया है। क्लियर? मेरे साथ इस चीज को रिपीट करेंगे आप सभी, ध्यान से समझिए। पृथ्वी की आयु को 16 भागों में विभाजित करा गया है। ये 16 भागों को हम कुछ कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर? अब जो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उसे हटा दीजिए, 16 भागों को आपको रटना है। क्लियर? मैं इन नामों को रिपीट करूंगा। सबसे पहले आता है आर्कियन। क्लियर? अब आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में मिलेंगी तो आपको प्रश्न नहीं आना चाहिए दिमाग में, याद रखिए आर्कियन पृथ्वी की आयु में सबसे पहले आने वाला युग है। क्लियर? तो एक हो गया आर्कियन, और ये याद रखिए कि जो आर्कियन का समय है, इस समय के लिए आपको इसेंशियली याद रखना है कि इस समय पृथ्वी सबसे पहले आग के गोले से ठंडी होकर कठोर होना प्रारंभ करती है। क्लियर? यानी कि सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्लियर? तो सबसे पहले बनने वाली चट्टानें कौन सी होंगी? आर्कियन चट्टानें। अब आर्कियन, फिर आता है प्री कैम्ब्रियन। याद रखें प्री कैम्ब्रियन रॉक्स भी भारत में मिलती हैं। क्लियर? आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ये 3 हो गया। रिपीट, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन। ओके, अब इसे हटा देते हैं। फिर आता है ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ठीक? अब इस सेट को आप कम से कम 5 से 7 बार बोलें। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट सेट पे। फिर आता है 3 का सेट, ध्यान से समझिएगा, इसे याद कर लें, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटिशियस। अब इन क्रम की चट्टानें भी आपको देखने को मिलेंगी, और याद रखिए इतनी डिटेलिंग से यूपीएससी प्रश्न पूछता है और यूपीएससी इसी डिटेलिंग से प्रश्न पूछता है, और आपको यह याद होना आवश्यक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत रेयर केस में आपको यूट्यूब पर इतना डिटेल में कोई समझाएगा। क्लियर? अब इसे समझिए कि ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटिशियस, ये 3 काल हैं। ट्रियासिक में जो है वो रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप का युग कहा जाता है। जुरासिक ये सरीसृपों के एक एडवांस फॉर्म अर्थात डायनासोर का युग कहा जाता है, और क्रिटिशियस वो समय कहा जाता है जिस समय ये डायनासोर खत्म हुए थे।
क्लियर। अब याद रखें, जब मैं आपको पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास डिटेल में समझाऊंगा तो आपको वहां बताऊंगा कि डायनासोर जिस समय आए उसी समय वनस्पति पर पुष्प आए थे। जिस समय जो है आप देखेंगे कार्बोनिफेरस एरा कहते हैं, जिसे अभी मैं बताऊंगा भी आपको डिटेल में, यहां पर बड़े आकार के ग्लोसॉप्टेरस वनस्पति देखने को मिली। और यही वनस्पति आप जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हो, ये किसका जीवाश्म है? याद रखें, चट्टानों के अंदर जो जीवाश्म ईंधन आपको देखने को मिलता है वो किसका जीवाश्म है, किस जीव का जीवाश्म है? अगर जीवाश्म ईंधन है तो याद रखिए एक वनस्पति का जीवाश्म है जिसे कहा जाता है ग्लोसॉप्टेरस। और ये याद रखिए, ये जो ग्लोसॉप्टेरस वनस्पति है, इस वनस्पति के जमीन के अंदर चले जाने से ही जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। अब आप इस जीवाश्म ईंधन को जिस भी फॉर्म में यूज कर रहे हो, आप कोयले के रूप में उपयोग करें, आप पेट्रोलियम के रूप में उपयोग करें, या फिर आप नेचुरल गैस के रूप में अर्थात प्राकृतिक गैस के रूप में उपयोग करें, लेकिन ये है सभी कुछ एक जीव का फॉसिल जिसे कहा जाता है ग्लोसॉप्टेरस वनस्पति, जो आपको देखने को मिलती है कार्बोनिफेरस काल में। क्लियर। अब यहां समझिए कि सबसे पहले आएगा आर्कियन, फिर प्री कैम्ब्रियन, फिर कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटिशियस। अब इसे याद कर लीजिए, PEOMP। क्लियर। क्या है ये PEOMP? पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। क्लियर। फिर लास्ट आता है प्लास्टोसीन और होलोसीन। प्लास्टोसीन मतलब जब हिमयुग आए थे, यहां पर जो है वो 4 बड़े हिमयुग देखने को मिले। और याद रखिए यही वो हिमयुग थे जिसमें ह्यूमन सरवाइव करे, हम आगे निकल कर आए और हम आज लीड कर पाए। हमारे पैरेलली ह्यूमंस की यानी कि मानवों की अदर प्रजातियां भी थीं जो इन हिमयुगों के क्रम में जो है वो जीवित नहीं रह पाई। मेरे पास इतना कुछ है इस विषय पर आपको बताने के लिए कि मैं 8-10 घंटे बोलता रहूं, आप लोग सुनते रहें और ये चर्चा समाप्त ना हो। इसमें ग्लेशिएशन, डीग्लेशिएशन की बात होती है। आज से कुछ वर्ष पहले डोनाल्ड ट्रंप की जब गवर्नमेंट थी यूएसए में, उनका स्टेटमेंट था देयर इज नथिंग लाइक ग्लोबल वार्मिंग इन वर्ल्ड। विश्व में वैश्विक तापन जैसा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल बनाई गई बात है जो विकसित देश हैं उनसे पैसा निकालकर विकासशील देशों को देने के लिए, डेवलपिंग नेशंस को मनी प्रोवाइड करने के लिए डेवलप्ड नेशन से पैसा निकालने का ये इनिशिएटिव है। क्या कारण है ये कहने का? क्या इसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच है? क्या यूएस प्रेसिडेंट कुछ भी बिना सोचे बोल सकता है? याद रखें कि एक साइकिल होती है पृथ्वी में जिसे कहा जाता है ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन की साइकिल। अर्थात आप पाएंगे कि पृथ्वी पर एक समय पर नेचुरली हिमयुग आता है, फिर वो हिमयुग समाप्त होता है, धीरे धीरे करके पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और बढ़ने के पश्चात जो है वो पृथ्वी पर इतना ज्यादा तापमान बढ़ जाता है कि सारे ज्वालामुखी फट जाते हैं और अंततः फिर से हिमयुग आ जाता है। इस साइकिल को आपको समझना जरूरी है। और याद रखिए, अगर आपकी अपेक्षा यह है कि केवल और केवल मैं डायग्राम बनाकर चट्टानों को उसमें शो कर दूं, तो आपको थोड़ा रुकने की आवश्यकता है। क्लियर। समझिए कि प्रश्न कैसे आएंगे और वो कब बनेंगे। हमारा उद्देश्य आप तक प्रश्नों को सॉल्व करने की अप्रोच को पहुंचाना है। क्लियर। अब इसे समझिए, याद रखिए एक प्रोसेस होती है ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन की, यानी कि पृथ्वी पर सामान्यतः हिमयुग आते हैं, हिमयुग के बाद पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और फिर से हिमयुग आ जाता है। अब इस चीज को समझिए, मान लेते हैं कि पृथ्वी पर एक हिमयुग है, ठीक है, मान लेते हैं, चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हम इसे कहेंगे। तापमान बढ़ रहा है तो अंततः क्या हो रहा है? हिमनद पिघल रहे हैं। हिमनद पिघल रहे हैं तो पानी कहां जा रहा है? सागरों में जा रहा है। अब एक सामान्य सी बात है, याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रकार से ये सागरीय प्लेट है, इसी प्रकार से ये महाद्वीपीय प्लेट है। क्लियर। अब याद रखिए कि सागरीय प्लेट पतली है, महाद्वीपीय प्लेट मोटी है और नीचे भरा हुआ है क्या? मैग्मा। क्लियर। अब इस मैग्मा के ऊपर ये प्लेटें जो है उतरा रही हैं, तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, आगे पीछे मूव कर रही हैं। अब जब कभी इस स्थान पर जो ग्लेशियर्स हैं, जो हिमनद हैं, ये पिघलना प्रारंभ करेंगे तो जल कहां जाएगा? ये सागरीय प्लेट में जाएगा। और याद रखिए सागरीय प्लेट जो है वो पतली प्लेट है, अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव को बहुत जल्दी ही ये किस में ट्रांसफर कर देगी? इस मैग्मा की लेयर में। और ये मैग्मा के ऊपर जब प्रेशर आएगा तो यहां याद रखने योग्य बात है कि विश्व के 79% एरिया पे आपको क्या दिखाई देते हैं? सागर दिखाई देते हैं। अब जब लगभग इसे 80% मान लेते हैं कि 80% भाग पर सागर है, मतलब ये भार जो है वो सीधा पहुंच रहा है किस पर? इस मैग्मा की लेयर पे। ये मैग्मा की लेयर पे दबाव आएगा, दबाव आने पर ये मैग्मा जो है वो तोड़कर चट्टानों को बाहर निकलेगा। अब यहां जानने योग्य बात है कि कहां से बाहर निकलना प्रेफर करेगा, तो याद रखिए ये वहां से बाहर निकलना प्रेफर करेगा जहां से चट्टानों को तोड़ना आसान हो। और कहां की चट्टानें टूटेंगी जल्दी, तो आपके दिमाग में हो सकता है आए कि सागरीय प्लेट पतली है तो जल्दी टूट जाएगी, पर याद रखिए कि सघनता ज्यादा होती है सागरीय प्लेट की, इसकी सघनता कम होती है, इसलिए इसे तोड़कर बाहर निकलेगी। अर्थात ज्वालामुखी फटना प्रारंभ होंगे किसके?
जो महाद्वीपीय प्लेट में है। और महाद्वीपीय प्लेट के जब ज्वालामुखी फटते हैं तो याद रखिएगा उनमें सबसे ज्यादा मैग्मा नहीं निकलता, सबसे ज्यादा निकलती है डस्ट और एशेज अर्थात धूल तथा राख के कण। अब इसे अपने दिमाग पर सेटल डाउन कर लें बच्चे कि ये है पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर आपको एक एनवलप दिखाई देगा इस प्रकार से। अगर मैं आपसे कहूं लास्टली एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था जिसे कहा जाता है टोंगा ज्वालामुखी। याद रखिए टोंगा ज्वालामुखी जो है वो टोंगा द्वीप में आता है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर का पार्ट है। और याद रखिए जब ये आया था तो एक ग्लेशिएशन का पीरियड चला था। वास्तविकता में अभी कुछ दिन पहले करंट में एक न्यूज आई थी जहां आप पाएंगे कि ये कहा गया कि हो सकता है कि ये पृथ्वी पर मिनी आइस एज ले आए, उस एरिया में तापमान को जो है आने वाले 10 सालों के लिए कम कर दे। क्या होता है तो कुल मिला के याद रखिएगा एक ज्वालामुखी के फटने पर बहुत सारी अमाउंट में डस्ट और एशेज निकलती हैं अर्थात राख और धूल के कण निकलते हैं और ये पूरी पृथ्वी के चारों ओर जो है इस प्रकार से वायुमंडल में जमा हो जाएंगे। और ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही ये वायुमंडल में जमा होंगे पृथ्वी का ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है, सनलाइट। और याद रखिए ये सनलाइट है ये ब्लॉक हो जाएगी बच्चे, और जब ये सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो पृथ्वी पे ऊर्जा कम आएगी, ऊर्जा कम आने पर तापमान कम होगा और धीरे धीरे करके सारी वाटर बॉडीज क्या हो जाएंगी, जम जाएंगी, जिसे हम कहते हैं कि हिमयुग आ जाएगा। क्लियर। अब धीरे धीरे करके कुछ सालों में ये जो परत है ये हटना प्रारंभ होगी। जब ये हटेगी तो हटने पर ग्लेशियर पिघलेंगे और पिघलने पर वो पानी जो है वो सागरों के अंदर जाएगा और सागर का निर्माण होने लगेगा। सागर धीरे धीरे जो है वो फिर से आ जाएंगे और ग्लेशियर लगातार पिघलते जाएंगे और उस कंडीशन तक पिघलेंगे जहां पर वनस्पति आने लगे। फिर वनस्पति आएंगी और वनस्पति के साथ उसी वनस्पति को खाने वाले नए प्रकार के जीव आएंगे। 5 बार पृथ्वी ने अपने सारे जीवों को समाप्त करा है और नए जीवों को लाया है। हम 5वें हैं। हमसे पहले इसी प्रकार से हमें अभी आए हुए ज्यादा कितने समय हुआ है, हमें लगभग जो है 1 लाख साल हुआ होगा, बहुत ज्यादा अगर आप खींच लें तो। पर याद रखिए कि डायनासोर जो है करोड़ों वर्षों रहे थे, हमसे बहुत ज्यादा समय तक पृथ्वी पर राज करा था डायनासोर ने। जब वो नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। क्लियर। अब इसे समझिए कि जब ये बर्फ पिघलेगी तो पिघलने पर जो है वो नई वनस्पति आएगी, नई वनस्पति खाने के लिए नए जीव आएंगे और पृथ्वी पर नए जीवन का प्रादुर्भाव होगा, ओरिजिन होगा न्यू टाइप ऑफ स्पीशीज का। क्लियर। अब धीरे धीरे करके ये तापमान जो है वो लगातार बढ़ेगा और बढ़ने पर जीव क्या करेंगे, जीव रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन करेंगे। श्वसन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा और फिर से तापमान बढ़ते बढ़ते सारे ग्लेशियर से पानी सागरों में आएगा और सागर जो है उसे ट्रांसफर करेंगे मैग्मा को, मैग्मा फटेगा और फिर से आइस एज आ जाएगा। ये एक पृथ्वी की साइकिल है जहां पर जीवन को समाप्त करती है पृथ्वी और नए जीवन को लाती है। क्लियर। अब इसे याद रखिए ये भी आगे चट्टान वाले पार्ट में यूज होगा। क्लियर। तो मैंने आपको बताया क्या, सबसे पहले आर्कियन इस क्रम की चट्टानें भी आएंगी, फिर प्रीकैम्ब्रियन इस क्रम की भी आएंगी, फिर ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, कार्बोनिफेरस की भी चट्टानें आएंगी। ओके। अब कार्बोनिफेरस काल में जो है बड़े आकार के वृक्ष थे, यही वृक्ष जो है पर्मियन में जमीन के अंदर जाएंगे जो आज कोयला बन के निकलेंगे। क्लियर। तो याद रखें अब ये पर्मियन, इसके बाद फिर मैंने बताया ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, फिर मैंने PEOMP अर्थात पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लायोसीन के बाद प्लास्टोसीन, प्लास्टोसीन में आया हिमयुग और फिर लास्ट है होलोसीन अर्थात हमारा युग, होमो सेपियंस का काल। पॉइंट क्लियर है। तो ये है बेसिकली 18 दिखाई देंगे। आखिर में मैंने जो है वो 2 नवनूतन काल के एरास को भी इसमें ऐड करा है, कोई समस्या की बात नहीं, आपको इसे याद रखना होगा। क्लियर। तो ये 16 युग है और इसमें याद रखिए कि अलग अलग समय पर अलग अलग जीव आए थे। जीवों पर अभी चर्चा नहीं है इसलिए मैं जीवों के ऊपर डिस्कशन करूंगा नहीं, पर जीवों का एक क्रम आपके सामने बोल दूंगा, आप इसे बार बार रिपीट करके याद कर लीजिए, अपने आंसर राइटिंग में इसको उपयोग करिएगा। इसके बाद हम सीधा चट्टानों पर आ जाएंगे। सबसे पहले याद रखिए कि सबसे पहले आए पृथ्वी पर, पहले क्या आया, पहले जीवन आया कि ऑक्सीजन आया? इस प्रश्न को मैंने क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज में पूरा समझाया है और याद रखिए कि उस सीरीज में मैंने बहुत माइन्यूट क्लियरिटी के साथ समझाया कि क्लाइमेटोलॉजी से प्रश्न कैसे आते हैं, जलवायु विज्ञान से प्रश्न कैसे आते हैं। आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी इसी चैनल पर, वहां आप जाकर इसे कवर कर सकते हैं। अब यहां ध्यान से समझिए, याद रखें कि आपको सबसे पहले एक जीव दिखाई देगा। यह जीव कौन सा होगा? तो यह होगा एक कोशिकीय जीव और ये इस जीव की एक विशेषता होगी कि इसमें कोई बैकबोन नहीं होगी, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा अर्थात मेरुदंड नहीं होगा, जिसे अकशेरुकी जीव कहा जाता है। तो सबसे पहले एक कोशिकीय अकशेरुकी जीव, फिर बहुकोशिकीय कशेरुकी जीव अर्थात इनवर्टिब्रेट, यूनिसेल्युलर इनवर्टिब्रेट, फिर मल्टीसेल्युलर वर्टिब्रेट, बहुकोशिकीय कशेरुकी जीव। क्लियर। इसके बाद आएगा ओरिजिन अर्थात प्रादुर्भाव होगा मछलियों का,
मछलियों के बाद आएंगे एम्फीबियंस अर्थात उभयचरीय जीव, उभयचरीय जीव से आएंगे फिर रेप्टाइल, रेप्टाइल अर्थात सरीसृप, सरीसृप से आएंगे फिर आगे इनका एंड। और याद रखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले एक कोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय, फिर फिश अर्थात मछली, मछलियां फिर धीरे धीरे करके सागरों से बाहर निकलेंगी और सागर और जमीन के बीच में रहा करेंगी, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे उभयचरीय जीव। और याद रखिए कि यही उभयचरीय जीव जब एक ही स्थान पर रुके रहेंगे, स्थल में ही रहेंगे, तो ये उभयचरीय जीव चेंज हो जाएंगे किसमें, ये हो जाएंगे सरीसृप में चेंज, इसे ही हम रेप्टाइल कहते हैं। फिर यही रेप्टाइल आगे चल के डायनासोर बनेगा। और याद रखिए डायनासोर खाया करते थे किसे, तो स्तनधारी जीवों को, और यही स्तनधारी जीव को खाने वाले डायनासोर जब अचानक से समाप्त हो जाएंगे तो तेजी से बढ़ेंगे स्तनधारी जीव। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर स्तनधारी जीव कब आए, तो कभी डिटेल में जब मैं इसी पर बात करूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्तनधारी जीवों के अलग अलग जो है वो क्रम से इनका विकास हुआ था। अगर मैं आपको एक सच्ची बात कहूं तो रियलिटी ये है कि हम केवल उन्हीं जीवों के बारे में पृथ्वी पर जानते हैं जिन जीवों के जीवाश्म हमें मिले। अब सोच कर देखिए पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव रहे होंगे। हमारे पैरेलली बहुत सारे मानव की और प्रजातियां थी। समझिएगा इस चीज को कि हमारे पैरेलल जो मानव की एक प्रजाति थी जिसका आकार बहुत बड़ा था, फाइन, मेरे सर के जितना बड़ा उसका दांत का एक साइज था, फाइन, ये सारे थे, लेकिन हमें इसके साक्ष्य नहीं मिलते। जब आप जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं तब इस प्रकार के डायमेंशंस भी आते हैं, कई थ्योरीज आती हैं, कई मॉडल्स आते हैं जिसमें इस प्रकार की बातें करी जाती हैं। पर अभी आप सिर्फ समझने के लिए समझें कि हमारे पैरेलली, हमारे समानांतर मानव की एक प्रजाति और थी जिसका आकार हमसे बहुत बड़ा था, जो हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और हमारे साथ जो है वो कॉम्पिटिशन करता था, पर हम दिमाग में थोड़े उससे तेज थे। उसके दांत का आकार इतना बड़ा होता था। अब ये जीव था, पर इसके कोई फॉसल क्यों नहीं मिलते, कोई जीवाश्म क्यों नहीं मिलते? कारण यह है कि हमें उसी जीव के जीवाश्म मिलते हैं बच्चों जिन जीवों के बोन मैरो डेंसिटी ज्यादा होती है, अर्थात हड्डियों का घनत्व ज्यादा होता है। जिनमें हड्डियों का घनत्व बहुत ज्यादा नहीं होगा वो हड्डियां जो है वो समय के साथ धीरे धीरे करके डाइजेस्ट हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं, ये समाप्त हो जाती है, फिर हमें केवल धूल दिखाई देती है उस स्थान पर। तो ये चीज याद रखिए, कार्बन डेटिंग हर जगह सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो यहां पर बहुत सारे अदर मॉडल आते हैं। मेरे बताने का परिप्रेक्ष्य यह है कि हर जीव के बारे में हम नहीं जानते, पर यस हमें इस स्तनधारियों का इवोल्यूशन अर्थात प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, उद्विकास कैसे हुआ, ये हमें पता है। क्लियर? तो ये याद रखें, सबसे पहले एक कोशिकीय, फिर आप आएंगे बहुकोशिकीय, फिर उस बहुकोशिकीय से बनेगी मछली, मछली से आएंगे एम्फीबियन अर्थात उभयचरी, उभयचरी से आएंगे सरीसृप, सरीसृप से आएंगे डायनासोर। आपको इन सभी में कॉमनैलिटी दिखेगी। ध्यान से देखिए, जो मछलियां होती हैं उनका जो मुख होगा, धीरे धीरे करके आप उसे ही थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपको मगरमच्छ का मुख दिखने लगेगा, और इसी मुख को अगर आप जो है और बड़ा करते जाएंगे तो आपको उस मुख में जो है डायनासोर का चेहरा दिखने लगेगा। अब इसी प्रकार से जीवों का विकास हुआ था, ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था। गैलापागोस द्वीप समूह आप एटलस से मार्क करेंगे तो आपको दक्षिण अमेरिका में पेज नंबर 67 में दक्षिण अमेरिका के ऊपर टिप वाले पार्ट में दिखाई देगा गैलापागोस द्वीप। यहां पर कछुओं की प्रजातियां तथा बर्ड्स का अध्ययन करके जो चार्ल्स डार्विन थे, और उन्होंने एक बुक और पढ़ी थी जिसे कहा जाता है, हम्बोल्ट ने एक बुक लिखी थी, उसके आधार पर पूरे अध्ययन से समझाया था कि इस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ है। खैर वो बात जो है हम टॉपिक से थोड़ा भटक जाएंगे। यहां पर याद रखिए जो स्तनधारी जीव हैं, इन स्तनधारी जीवों को खाया करते थे डायनासोर। अब डायनासोर चले गए तो इन स्तनधारी जीवों की तेजी से जनसंख्या बढ़ी, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या में से एक निकले फिर बंदर अर्थात ह्यूमंस। अब यहां याद रखिएगा कि ह्यूमंस में फिर अलग अलग कोटि का एवोल्यूशन था, जैसे रामापैथिकस, ड्रायापैथिकस, शिवापैथिकस, फिर होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, और फिर लास्ट में जो है हम दिखाई दिए जिसे हम कहते हैं होमो सेपियन। मैंने वैल्यू एडिशन की सीरीज में मानव कैसे बना इसके बारे में जो है वो डिस्कशन करा है, आप जाकर उस वीडियो में भी इस चीज को समझ सकते हैं। क्लियर? तो आपको ये चीज इन नटशेल पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो क्रम मैंने बताया वो क्रम पृथ्वी की आयु का याद होना आवश्यक है। तो चलिए इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक आप सभी के लिए सफिशिएंट है। अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं चट्टानों के बारे में। अब यहां देखिए, याद रखें जो ये चीज मैं बना रहा हूं आपको इसी प्रकार से इसे ड्रॉ करना है। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, याद रखें ये है हमारा ग्रेट इंडिया। क्लियर? ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं याद रखिए ये नेपाल वाला पोर्शन है, इसी प्रकार से ये सिक्किम वाला पार्ट है, ये हमारा जो है
वो पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र है। इसी प्रकार से चलते हुए आएंगे तो याद रखिए ये आपको दिखाई देगा इस प्रकार से जम्मू कश्मीर, ये हमारा राजस्थान वाला पार्ट, याद रखिए ये है गुजरात वाला पोर्शन, और इसी प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो ये आपको इस प्रकार से भारत बनकर रेडी दिखाई देगा। थोड़ा सा मैंने जो है मैप को एनलार्ज करा है, रीजन क्या है कि मुझे अभी आवश्यकता पड़ेगी एक्स्ट्रा स्पेस की। आ जाए ध्यान से देखिए, अब यहां पर मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। याद रखें, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत में कितनी चट्टानों की प्रणाली है। अब प्रणाली का मतलब क्या है? सिस्टम। देखिए, हम चट्टानों के प्रकार को कुछ सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं, फिर उन सिस्टम के अंदर चट्टानें आती हैं। क्लियर? याद रखें कि हम लगभग 4 चट्टानों की प्रणाली भारत में देखते हैं। अब इसे रटना स्टार्ट करें, थोड़ा सा याद करना स्टार्ट करें, यहां कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। क्लियर? अब देखें, सबसे पहले मैं लिखता हूं ओल्ड, और ओल्ड से चलते हुए आएंगे, जो सबसे नीचे लिखी है वो यंगेस्ट है। क्लियर? अब यहां याद रखें, सबसे पहली चीज आपको जो सबसे पहली चट्टान दिखाई देंगी वो दिखाई देंगी आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान। अब याद रखिए, आर्कियन चट्टान प्रणाली है ये। इसी प्रकार से याद रखिएगा, इस प्रणाली के अंतर्गत आपको 2 प्रकार की चट्टानें देखने को मिलेंगी। क्लियर? अब इसमें आपको याद रखना है, एक आपको दिखेंगी जिसका नाम आर्कियन ही है, यानी कि आर्कियन चट्टान। दूसरी याद रखिएगा आपको दिखाई देगी जिसे कहा जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान या धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्लियर? याद रखिए, धारवाड़ नाम जो है ये कहां से आया है? धारवाड़ नाम आया है बेसिकली कर्नाटका के धारवाड़ जिले से। और यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी आवश्यक है। याद रखिएगा कि जो भी रॉक सबसे पुरानी है, जो भी चट्टान सबसे पुरानी है, सिंपल सी बात है, सबसे पुरानी चट्टान के लिए याद रखिएगा कि वो चट्टान आज भी बची हुई है इतने सालों बाद। ये बताता है कि वो चट्टान काफी कठोर है। और कठोर है कब? जब उसके अंदर क्या होगा? धात्विक खनिज, मेटालिक मिनरल। तो याद रखिए, सबसे पुरानी चट्टानों के अंदर आपको धात्विक खनिज दिखाई देंगे। अब इन चट्टानों का इतने साल में ताप और दाब के कारण गुणधर्मों में परिवर्तन जरूर हुआ होगा। अब गुणधर्मों में परिवर्तन के बाद ये चट्टानें कैसी भी रही हो, आर्कियन क्रम की चट्टानों के समय मैंने बताया पृथ्वी आग का गोला थी, तो आग के गोले के कारण आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होंगी वो कैसी चट्टानें होंगी? आग्नेय। लेकिन ये आग्नेय चट्टानें इतने साल से 4.3 बिलियन ईयर्स पहले ये बनी थी, 4.3 बिलियन ईयर्स पहले। तो याद रखिए, 4.3 बिलियन ईयर्स पहले बनी ये चट्टानें आज भी हैं, आग्नेय थी, आज भी हैं, मतलब ताप और दाब लगा होगा। इससे क्या हुआ? इनके गुणधर्मों में परिवर्तन हुआ जिससे ये कायांतरित हो गई। तो आग्नेय थी, कायांतरित हैं, यानी कि आग्नेय से रूपांतरित। इसी प्रकार से धारवाड़ के लिए याद रखिए, धारवाड़ थोड़ी सी मिक्स मिलेगी आपको। ये आपको आग्नेय भी मिलती हैं, ये कई बार अवसादी भी मिलती हैं, लेकिन यहां जानने योग्य है कि ये भी रूपांतरित का एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो ये आग्नेय भी हैं, अवसादी भी हैं, पर हैं परफेक्टली रूपांतरित। ठीक? पहले थी, आज हैं। इसी प्रकार से याद रखिए कि आपको जो नेक्स्ट रॉक्स का या मैं कहूं चट्टानों की प्रणाली दिखाई देगी, इसे कहा जाता है पुराना रॉक सिस्टम। जी हां, पुराना चट्टान प्रणाली। अब यहां याद रखिएगा कि आपको सुनने में लग सकता है कि यह थोड़ा अजीब है, पर मैं एक सच बात अगर आपसे बताऊं तो इंग्लिश मीडियम भी जब पढ़ेगा इसे तो उसमें यह पुराना ही लिखेगा, यानी कि ओल्ड रॉक सिस्टम कोई नाम नहीं है, पुराना चट्टान प्रणाली ये परफेक्टली पुराना ही लिखा जाता है। यहां इंग्लिश मीडियम को हिंदी में पढ़ना पड़ता है। क्लियर? अब याद रखिए, पुराना चट्टान प्रणाली में आपको 2 चट्टानें दिखती हैं। एक चट्टान आपको दिखाई देगी जिसे कहा जाता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा चट्टानें या कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इसी प्रकार की एक चट्टान दिखाई देती है जिसे कहा जाता है विंध्य क्रम की चट्टानें। क्लियर? अब इसी तरह से याद रखिए,
आपको एक और क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी जो इसके बाद आता है। याद रखिए, इसे कहा जाता है द्रविडियन क्रम की चट्टानें। द्रविडियन चट्टान प्रणाली। और याद रखिए, जो द्रविडियन चट्टान प्रणाली है इसमें आपको केवल और केवल एक चट्टान देखने को मिलती है। पर यहां याद रखिए कि ये जो चट्टानें हैं ये बहुत ज्यादा भारत में मिलती नहीं है। ठीक है, कारण क्या है? कारण मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं, पर अभी इस चीज को याद रखिए कि जो द्रविडियन क्रम की चट्टानें हैं ये सामान्यतः आपको जो है वो भारत में थोड़ी कम देखने को मिलेंगी। इन्हें कार्बोनिफेरस की चट्टानें कहा जाता है। कार्बोनिफेरस चट्टान। आप पहले इसे समझ लें, उसके बाद फिर मैं इतना डिटेल में आपको बताऊंगा कि प्राकृतिक गैस कैसे बनती है, कोयला कैसे बनता है, इन सभी का डिस्कशन। क्लियर? लास्ट आता है जिसे कहा जाता है आर्यन क्रम की चट्टानें या आर्यन चट्टान प्रणाली। याद रखिए, कौन थे आर्य? आप सभी ने महाभारत देखी भी होगी, फाइन। तो वहां पर आपने कृष्ण जी को ये बोलते सुना होगा कि सुनो आर्य, ऐसा करना, फाइन। जब ये जो है वो समझाते हैं किसको? अर्जुन को, फाइन। तो ये आर्य क्या है? तो वास्तविकता में हिटलर से लेके गांधी तक, सुभाष चंद्र बोस तक सभी लोग आर्यों की चर्चा करते हैं। याद रखिए, आर्य वास्तविकता में ह्यूमंस की एक अच्छी ब्रीड थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि हम भी जो है आर्य से बिलोंग करते हैं। आर्य वो थे जो 6-7 फीट टॉल थे, यानी कि लंबे थे, जिनका प्राउड नोज था, अपवर्ड चेस्ट था, राउंड शोल्डर्स थे, बिग थाइस थी। आप सभी नोटिस करेंगे आपकी थाइस का अंदर वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होगा एज कंपेयर टू योर बाहर वाला पार्ट। ये आर्यंस ब्रीड का एग्जाम्पल है। याद रखिए कि ये जो आर्यंस थे ये आपको देखने में काफी सुंदर दिखाई देंगे। हिरण्यकेशु कहा जाता था, गोल्डन कलर के हेयर्स होते थे। आप कभी महाभारत में देखिएगा, सभी ने जो है बड़े बड़े बाल रख रखे हैं, आपको आंखों का कलर थोड़ा अलग दिखाई देगा। ये सब कुछ आर्य ब्रीड का एग्जाम्पल है, आर्यंस के होने का एग्जाम्पल है। यहां याद रखिए कि आर्य जो थे उस क्रम की चट्टानों से आशय बिल्कुल आर्यों से नहीं है। कुल मिला के ये नए समय की चट्टानों को दर्शाने के लिए वर्ड यूज होता है। क्लियर? अब यहां याद रखिए यहां कौन कौन सी चट्टानें आती हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। फाइन। अब ये वर्ड कहां से आया मैं अभी डिटेल में आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना के बाद याद रखिएगा आपको जो है वो दक्कन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से याद रखिए आपको एक और चट्टानें दिखाई देंगी जिसे हिमालयन चट्टानें कहा जाता है। और लास्टली याद रखिएगा कि इसे जो है, जस्ट अ सेकेंड, याद रखिए लास्टली जो है वो अवसादी, और अवसादी में भी कौन सी? तो याद रखिए कि उत्तर भारत के मैदान की, जो मैदानी क्षेत्र है इसकी, नॉर्थ ग्रेट इंडियन प्लेन। अब समझिए कि पूरा गेम क्या है। तो आई थिंक आपको चारों क्रम समझ में आ गया, हर क्रम में कौन सी चट्टानें हैं ये समझ में आ गया। देखिए अब इसको याद कैसे करना है। देखिएगा, कोई भी चट्टान इतने सालों पहले बनी थी आज भी उपस्थित है, क्या बताता है ये चीज बताता है कि ये जो चट्टान है ये कठोर है। और कठोर है क्यों? क्योंकि इसके अंदर धात्विक खनिज है। क्लियर? अब ये आग्नेय है, आग्नेय से इसके ऊपर ताप और दाब पड़ा तो याद रखिए ये रूपांतरित हो गई। तो सबसे पहली चट्टान आग्नेय चट्टान है, आग्नेय से रूपांतरित में कन्वर्ट हुई है। धारवाड़ आग्नेय है और आग्नेय के साथ साथ कुछ अवसादी भी है, लेकिन ये भी रूपांतरित का एग्जाम्पल है, बहुत साल पहले बनी थी। अब इन दोनों में मुख्यतः आपको धात्विक खनिज दिखाई देते हैं मुख्यतः। क्लियर? अब याद रखिए धात्विक से नीचे आओगे तो इसके बाद आपको जो है इन चट्टानों के अंदर कोडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्य क्रम की चट्टानें, इसमें आपको चूना पत्थर अर्थात लाइमस्टोन दिखाई देगा। लाइमस्टोन को और ज्यादा अगर आप ताप और दाब में रखो तो याद रखिए कि इन पर ताप और दाब पड़ने से ये मार्बल में बदल जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनिशियल स्टेजेस में चौक होती है, चौक के ऊपर और ताप और दाब डालोगे तब फिर ये परिवर्तित हो जाएगी चूना पत्थर में।
चूना पत्थर के ऊपर और ज्यादा ताप और दाब डालोगे तो ये मार्बल में। ये सभी जो है वो अवसादी से रूपांतरित का एग्जाम्पल है। ये दोनों क्या, आग्नेय से रूपांतरित, ये भी मुख्यतः आग्नेय से रूपांतरित, थोड़ा सा अवसादी वाला पार्ट दिखेगा। इसके बाद फिर ये दोनों तो आपको अवसादी से रूपांतरित का एग्जाम्पल। और याद रखिए बच्चे, याद कैसे करते हैं कि अवसादी थी, फिर कहीं पर वो स्टेटमेंट कोड कर देगा ये रूपांतरित थी, फिर आप जो है बुक्स में जाकर क्रॉस चेक करेंगे, क्वेश्चन फाइल करेंगे यूपीएससी के अगेंस्ट या स्टेट पीसीए के अगेंस्ट कि आपने गलत प्रश्न पूछा, आपने पूरा पढ़ा नहीं है बेसिकली। याद रखिए कि ये आग्नेय से रूपांतरित है, ये अवसादी से मुख्यतः रूपांतरित है। ये याद रखिए कि रूपांतरित वर्ड क्यों आ रहा है, तो कुछ बच्चों को दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ विंध्य क्रम की चट्टानें जो अवसादी का उदाहरण है, आप गलत बता रहे हैं। पर याद रखिए अवसादी में क्या निकल रहा है, उससे निकल अंततः मार्बल रहा है। और मार्बल बनता किससे है, जब आप ताप और दाब डालते हो किसके ऊपर, चूना पत्थर के ऊपर। तो ताप और दाब डालने पर अवसादी चट्टान में अगर कोई परिवर्तन आया तो वो हुई तो रूपांतरित ही एंड ऑफ द डे। क्लियर। तो याद रखिए कि आपको ये एग्जांपल्स यहां पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में आपको सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन अर्थात सीमेंट बनाने योग्य चूना पत्थर दिखाई देता है। अब इसी चूने पत्थर के ऊपर जब आप और ताप दाब डालते हो तो ये विंध्य क्रम की चट्टाने में बदलता है। और याद रखिए ये विंध्य क्रम की चट्टाने हैं, इसमें विंध्यन मार्बल मिलता है। पॉइंट क्लियर। तो यहां धात्विक मुख्यता, यहां पर जो है वो लाइमस्टोन मुख्यता। अब आ जाइए इसमें कार्बोनिफेरस। याद रखिए ये जो पिन पॉइंट क्रिस्पी वे में मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपको समझने में बहुत समय लगेगा अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो। सिंपल सी बात है, याद रखिए कि कार्बोनिफेरस एक काल था, ठीक। उस समय पृथ्वी पर विशालकाय वनस्पति का विकास था। उस वनस्पति को कहा जाता है ग्लोसोप्टेरस। और समझिएगा इस चीज को कि इसका साइज जो है वो 200 फीट तक होता था। 200 फीट का मतलब क्या है, 200 फीट का मतलब है लगभग 20 मंजिल की बिल्डिंग जितना। और कई स्थानों पर यह माना जाता है कि ये 600 मीटर तक जाते थे। अब 600 मीटर का मतलब कितना है, 200 मंजिल की बिल्डिंग जितना ऊंचा। क्लियर। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा होने के कारण, जलवायु परिस्थितियां होने के कारण ये जो है वो अलग अलग साइज के होते थे, पर ग्लोसोप्टेरस वनस्पति थी। क्लियर। अब याद रखिए इस समय ग्लोसोप्टेरस नाम की जो वनस्पति थी, अगले ही काल में, अगर आपने वीडियो पॉज करके उसे याद करा होगा तो आपको याद आएगा, कार्बोनिफेरस के बाद आता है पर्मियन काल। याद रखिए पर्मियन काल में जो है पृथ्वी पर भ्रंशन की क्रिया हुई और भ्रंशन की क्रिया से सारे ये पेड़ बच्चों जमीन के अंदर चले गए। और याद रखिए ये भ्रंशन की क्रिया कई 100 वर्षों तक चली। ये सारे वृक्ष जमीन के अंदर चले गए और जमीन के अंदर जाने के बाद इनके ऊपर जो है अवसाद जमा हो गए। याद रखिएगा अगर आप अभी एक पेड़ काटें, वैसे काटिएगा मत, ये कानूनन अपराध है, पर अगर आप एक पेड़ काटते हैं और उसे आप छोड़ दें जमीन पर सड़ने के लिए, तो आपको कुछ दिनों बाद उससे एक स्मेल आती हुई महसूस होगी। आपको मीथेन की स्मेल आएगी, आपको कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई देगी वहां। याद रखिए कि अगर किसी भी जैविक पदार्थ का, यहां कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा, अगर किसी भी जैविक पदार्थ का वायु की उपस्थिति में अपघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, गेम खत्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, गेम खत्म हो जाता है। पर अगर किसी भी जैविक पदार्थ का वायु की अनुपस्थिति में अपघटन हो, यानी कि वहां पर वायु ना हो, तो याद रखिएगा वायु की अनुपस्थिति में अर्थात एनारोबिक डिकम्पोजिशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल नहीं पाएगी, वो कार्बन वहीं स्टोर हो जाएगा और वही कार्बन जब स्टोर हो जाएगा वो कहलाएगा जीवाश्म ईंधन। क्लियर। तो ये जो ग्लोसोप्टेरस नाम की वनस्पति थी ये जमीन के अंदर चली गई, जाने के पश्चात इसका जो है एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुआ अर्थात अवायवीय अपघटन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जीवाश्म ईंधन देखने को मिले और इसी को हम कार्बोनिफेरस काल के नाम से जानते हैं। और इसी क्रम में बनी चट्टान को हम कार्बोनिफेरस चट्टान कहते हैं। ये बेसिकली दो हैं, याद रखिएगा इस प्रकार से। जस्ट अ सेकेंड। ये बेसिकली दो हैं कार्बोनिफेरस में, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और कार्बोनिफेरस, ये दोनों ही जो है कार्बोनिफेरस काल में ही आई थी। और ये याद रखिएगा इस क्रम में जो है आपको जीवाश्म ईंधन का निर्माण देखने को मिलेगा। अब यहां समझिए इस चीज को आपको पिन पॉइंट कोई नहीं बताएगा कि एक मान लिया कि आपको समझ में आ गया कि ये जीवाश्म ईंधन किसका जीवाश्म है, ग्लोसोप्टेरस वनस्पति का। ठीक। अब यहां पर ध्यान से समझिए, जस्ट अ सेकेंड मैं इसे स्ट्रेच कर देता हूं। याद रखें 3 पार्ट में से डिवाइड करते हैं। जस्ट अ सेकेंड मैं इसे प्रॉपरली मैप के थ्रू आपको समझाता हूं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। याद रखें जस्ट अ सेकेंड, हो गए। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है,
इसी प्रकार से याद रखिए कि इससे आगे जाएंगे तो आपको यहां पर जो है एक सागरीय क्षेत्र दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर कुछ इस प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पर आपको एक सागरीय क्षेत्र दिखाई देगा, और इसी से अगर हम आगे बढ़ें तो हमें आगे जाने पर इस प्रकार से इस स्थलखंड वाला भाग दिखाई देगा। क्लियर? और इसी स्थलखंड वाले भाग में आपको एक स्थान पर किसी इस प्लेस पर मान लीजिए ताजे पानी का स्रोत दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे कंप्लीट कर दूं, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं इस वाटर बॉडी को थोड़ा एनलार्ज करूं जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ विकसित आप कर पाए। याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक सागरीय क्षेत्र है इस प्रकार से, तो याद रखें कि आपको इस सागरीय क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई देगी। अब याद रखें कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी जीवाश्म यदि पानी के अंदर जाता है तो यहां ध्यान देने योग्य है कि पानी के अंदर जीवाश्म, जमीन के अंदर जीवाश्म के जाने पर ध्यान दें, जीवाश्म अगर अंदर गया, अंदर जाने के बाद उस सतह के ऊपर कुछ नहीं है, यानी कि किसी प्रकार का पानी नहीं है, तो याद रखिए वो जीवाश्म जो है वो वायु की अनुपस्थिति में, अर्थात एनारोबिक डिकम्पोजिशन, वायु की अवायवीय अपघटन की स्थिति में वो जीवाश्म जो है वो कोयले में परिवर्तित होगा। यानी कि ग्लोसोप्टेरस वनस्पति का जीवाश्म कोयले में बदल गया, अर्थात वो भाग स्थलखंड जो पानी के अंदर नहीं गए वहां कोयला मिलेगा। दूसरी चीज याद रखिए कि अगर कोई स्थलखंड ऐसा था जो पहले स्थलखंड था पर अब वो जो है वो पानी के अंदर चला गया, वहां सागर विकसित हो गया, अर्थात जीवाश्म ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर आपको खारा पानी दिखाई देगा। तो याद रखिए, खारा पानी वाले क्षेत्र में अगर जीवाश्म है, यानी कि खारा पानी ऊपर, बीच में जमीन, नीचे जीवाश्म, तो याद रखिए वहां पर ये जीवाश्म जो है वो कच्चे तेल के रूप में, अर्थात ऑयल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, पेट्रोलियम बन जाएगा, जो है अदर उत्पाद बन जाएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट डायमेंशन ये है कि यदि ये जीवाश्म, याद रखिए, ऐसे जगह पर चले गए जहां पर आपने पाया कि जमीन तो है, जमीन पानी के अंदर नहीं गई, लेकिन उस जमीन के ऊपर ताजा पानी है, अर्थात वर्षा का जल भरा हुआ है, किसी प्रकार का जल भरा हो, बस खारा ना हो, ताजा जल हो, तो याद रखिए वहां पर जो जीवाश्म है ये जीवाश्म बदल जाएंगे प्राकृतिक गैस में। क्लियर? अब आप कहेंगे हमें कैसे पता? तो देखिए, जब मैं डिटेल में फिर आपसे डिस्कशन करूंगा, वैसे तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का पार्ट है, क्यों जान लीजिए, जीएस में ऐसा होता है, कारण के लिए फिर आपको ऑप्शनल जाना पड़ेगा। अभी हम ऑप्शनल की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, हम जीएस ही पढ़ रहे हैं, हमें वही पढ़ना है। क्लियर? अब देखिए, याद रखें कि जो ग्लोसोप्टेरस वनस्पति कार्बोनिफेरस काल में थी वो जमीन के अंदर पर्मियन में गई तो वो स्थलखंड जो जमीन के अंदर कभी नहीं गए, वहां की वनस्पति बदल गई कोयले में। वो स्थलखंड जो जमीन के अंदर गए और फिर वो पानी के अंदर चले गए, वहां आपको मिलेगा कच्चा तेल। और उसी प्रकार से वो स्थलखंड जो जमीन के अंदर तो नहीं गए परंतु वहां ताजा पानी भर गया, वहां आपको दिखाई देगा क्या बच्चे? वहां आपको मिलेगा प्राकृतिक गैस। अब आप कहें इसको हम माने कैसे? तो देखिए, विश्व का सबसे पुराना स्थलखंड अभी रिसेंटली 2019 में ज्योग्राफिकल यूनियन, इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने विजिट करा था इंडिया को, और याद रखिए जब वो विजिट करके इंडिया आए तब उन्होंने वहां पर बताया कि वास्तविकता में मेघालय एक क्षेत्र है, वहां की चट्टानों का अध्ययन करा। उसके पश्चात उन्होंने छोटा नागपुर की चट्टानों का अध्ययन करा, और याद रखिए छोटा नागपुर के चट्टानों का अध्ययन करने के बाद सिंहभूमि क्षेत्र में उन्होंने डिक्लेयर करा कि विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की चट्टानें हैं। और याद रखिए कि विश्व के कुछ मात्र ऐसे द्वीपों में से एक है, कुछ विश्व के ऐसे मात्र स्थानों में से एक है जो कभी भी पूरा पानी के अंदर नहीं गया। अब चूंकि प्रायद्वीपीय भारत हो या फिर ये चाइना वाली जो शील्ड है ये हो, ये कभी पानी के अंदर नहीं गई, इसलिए विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक जो राष्ट्र हैं उसमें भारत और चीन अग्रणी है।
इसी प्रकार से आप पाएंगे कि आपको ज्यादातर तेल कहां मिलता है, आपको ज्यादातर तेल दिखाई देता है खाड़ी देशों में। और खाड़ी देश क्या है, कुछ नहीं, सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, कतर, कुवैत, ये सारे देश जो आपको इस प्रकार से दिखाई देते हैं। जस्ट अ सेकंड, अगर मैं आपको ड्रॉ करूं तो इस प्रकार से जो है ये जो आपको खाड़ी देश दिखाई देते हैं, इसमें आपको यहाँ ओमान दिखेगा, यहाँ इस स्थान पर ओमान दिखेगा, यहाँ येमेन दिखेगा, इस प्रकार से आपको सऊदी अरेबिया दिखेगा, यहाँ यूएई दिखेगा। सभी देशों को ध्यान से देखिए, इन सभी की तट रेखा है और आपको इस तट रेखा के अंदर यहाँ पे द गल्फ दिखाई देगा, फारस की खाड़ी, यहाँ पर लाल सागर दिखाई देगा, रेड सी, और इन सभी के तटीय क्षेत्रों में ही तो आपको तेल दिखाई देता है। अर्थात यहाँ वनस्पति थी जो जमीन के अंदर गई, फिर जमीन पानी के अंदर गई। क्लियर, खारा पानी। अब विश्व में सबसे ज्यादा ताजा पानी कहां मिलेगा, वहीं मिलेगा जहां पर ग्लेशियर होंगे जो पिघल रहे होंगे। तो आपको दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा जो तेल है वो आर्कटिक वाले एरिया में, साइबेरिया वाले क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा नेचुरल गैसेस भी आपको वहां दिखाई देंगे। याद रखिए कि साइबेरिया वाले भाग में या सबसे बड़ा नेचुरल गैस का प्रोड्यूसर कौन है, यूएसए। और सबसे ज्यादा ताजा पानी कहाँ है, ग्रेट लेक्स कहाँ पर है, ग्रेट लेक्स में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो, इरे, ये आती हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और विश्व में सबसे बड़ा नेचुरल गैस का उत्पादक भी यूएसए है, अग्रणी देशों में आता है। क्लियर, तो याद रखिए कि यही ग्लोसोप्टेरस वनस्पति जो है आपको देखने को मिलती है इस काल में। और इस काल में ही अगर ये जमीन के अंदर गई, जमीन सूखी है तो कोयला, जमीन खारे पानी की है तो वहां पर पेट्रोलियम, और जमीन अगर ताजे पानी के साथ जो है लिप्त है तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि निर्माण होगा प्राकृतिक गैसों का। अब ये चट्टानों का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसके बाद आती है दक्कन क्रम की चट्टानें। आइए पहले दक्कन क्रम की चट्टानों के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। ये डायग्राम मैं पहले भी प्लॉट कर चुका हूं, तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए एक अच्छा रिविजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है आप आज इसे सीख लें। याद रखें कि इनिशियली अर्थात प्रारंभिक स्थिति के लिए हमेशा याद रखिएगा कि भारत किसका भाग था, तो भारत गोंडवाना का भाग था, जिसे आज आप अफ्रीका के नाम से जानते हैं। याद रखें कि यह है अफ्रीका, और याद रखिए अफ्रीका वाले पोर्शन में इस प्रकार से आपको भारत दिखाई देगा, यह है प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर, इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत अलग हुआ। याद रखें कि इस स्थान पर आपको दिखाई देगी यूरेशियन प्लेट, या कई बार इसे एशियन प्लेट भी बोलते हैं। और भारत अफ्रीका से टूटकर अलग होने के पश्चात ये यूरेशियन प्लेट से टकराने वाला है। क्लियर, इस प्रकार से जो है भारत का उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाह होगा। एक सेकंड लगेगा मुझे इसे ड्रॉ करने में, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, हम इसके बाद आगे कंटिन्यू देखेंगे। याद रखें इस प्रकार से उत्तर पूर्व की दिशा में भारत के प्रवाह होने से आगे यहां पर यूरेशियन प्लेट और प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट, इनके बीच में टकराव होगा। टकराव की स्थिति, कोलिजन के कारण हिमालय का निर्माण होगा, और हिमालय का निर्माण तृतीय क्रम की चट्टानें कहा जाता है। क्लियर, आता हूं मैं उस पर भी, परंतु पहले इसे देखें ध्यान से। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे एडजस्ट कर लूं। ये डायग्राम हमें दोनों स्थानों पर हेल्प करेगा, अर्थात हिमालय की चट्टान में भी और आगे इसमें भी। देखिएगा ध्यान से। अब याद रखें कि दक्कन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, तो आज भी आप अगर एशिया की मैपिंग करें तो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से। मैं यहां एक रफ डायग्राम बनाऊं तो याद रखें कि ये है अफ्रीका वाला भाग। जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार से आपको जो है अफ्रीका वाला भाग दिखाई देगा। और याद रखें आज भी आपको यहां पर हमारे लक्षद्वीप दिखते हैं। लक्षद्वीप के नीचे जैसा मैंने बताया मालदीव्स दिखेंगे, फिर छागोस द्वीप दिखेंगे, और याद रखिए नीचे आपको यहां पर जो है मॉरिशस, और साइड में आपको रीयूनियन द्वीप दिखाई देंगे। ये याद रखिएगा, ये जो रीयूनियन द्वीप है, ये रीयूनियन द्वीप वास्तविकता में फ्रांस ओन करता है। ये फ्रांस का जो है वो कॉलोनी है, अर्थात फ्रांस का यहाँ पर उपनिवेश है। याद रखें इसी क्षेत्र को बेसिकली कहा जाता है रीयूनियन हॉटस्पॉट। अब ये हॉटस्पॉट क्या होता है, तो पहले की क्लासेस में मैं डिटेल में समझा चुका हूं कि हॉटस्पॉट का मतलब है वो क्षेत्र जहां से मैग्मा सतह तक बिल्कुल पास में पहुंच चुका है, और उसके पास में पहुंचने के कारण दरारी उद्भेदन से, अर्थात बिना किसी बड़े विस्फोट के मैग्मा जो है वो बाहर आ रहा है। क्लियर, इसे कहा जाता है हॉटस्पॉट वाला एरिया। और याद रखें कि जब प्रायद्वीपीय भारत इस हॉटस्पॉट वाले एरिया से गुजरा, इसके ऊपर से प्रवाहित हुआ, तो प्रायद्वीपीय भारत, अब इस चीज को समझिएगा, बहुत इजीली आप इसको समझ पाएंगे कि अगर आप, जस्ट अ सेकंड मैं शेडिंग कंप्लीट कर लूं फिर हम इस पे डिस्कशन करते हैं। अगर आप एक रेत की पट्टी पर या एक रेत की परत पर एक ईंट को रखकर खिसकाएं,
तो आप पाएंगे कि ईंट के सामने वाले भाग में रेत इकट्ठी होती जा रही है, अर्थात वहां पर रेत चौड़ी हो रही है, और जो पीछे वाला भाग है समझिएगा वहां से रेत हटती जा रही है। इस प्रकार से आपको एक सीन दिखेगा कि ये ईंट है, ईंट के पीछे से रेत हट चुकी है और यहां पर रेत इकट्ठी होती जा रही है। अब कुल मिला के कहानी यहां पर यही थी, जब प्रायद्वीपीय भारत इस प्रकार से उत्तर पूर्व की दिशा में बहा तो याद रखिए जमीन यहां पर जो है वो इकट्ठी होती गई। जैसे जैसे प्रायद्वीपीय भारत आगे बढ़ा तो पीछे वाले भाग से याद रखिए कि मैग्मा का, लावा का उद्भेदन स्टार्ट हुआ, बाहर निकलना स्टार्ट हुआ और इसकी फ्लोरिंग होना प्रारंभ हुई। अगर आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में मैंने समझाया, यहाँ रोलिंग स्थलाकृति अर्थात रोलिंग टोपोग्राफी मिलती है। आप जाकर मेरा प्रायद्वीपीय भारत वाला वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने पठारों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उस वीडियो में आप उससे जो है वो डिटेल में समझ पाएंगे, मैंने ड्रॉ करके डायग्राम समझाया है। जस्ट अ सेकेंड। तो याद रखिए इस प्रकार से लावा के दरारी उद्भेदन होने से याद रखिएगा कि निर्माण हुआ दक्कन के पठार का। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो दक्कन का पठार है इसका निर्माण कैसे हुआ, तो मैग्मा के ठंडे होने से हुआ। इसी प्रकार से एक और चट्टान है जिसका निर्माण किसके कारण हुआ था, मैग्मा के ठंडे होने से। कौन सी है वो, आर्कियन चट्टान, परंतु वो बहुत पुरानी है, ये नई है। और याद रखिए यहां पर दरारी उद्भेदन होने से हुआ क्या है, यहां बेसिकली दरारी उद्भेदन होने से मैग्मा ठंडा हुआ है सतह पर आकर। और याद रखिए जब कभी मैग्मा जो है वो सतह पर आकर ठंडा होगा तो वहां ठंडे होने की दर ज्यादा होती है, और जब भी ठंडे होने की दर ज्यादा होगी, तेजी से मैग्मा ठंडा होगा, तो हमेशा याद रखिए कि मैग्मा के तेजी से ठंडे होने के कारण जो चट्टान बनती है उसे आप कहते हो बसाल्ट की चट्टानें, अर्थात दक्कन के पठार में बसाल्ट की चट्टानें मिलेंगी। मैग्मा अगर सतह के ऊपर ठंडा हुआ तो बसाल्ट की चट्टानें, अगर मैग्मा जमीन के अंदर ठंडा हुआ तो ग्रेनाइट, ग्रेफाइट नहीं ग्रेनाइट, और अगर मैग्मा जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गहराई पर ठंडा हुआ तो उसे गैब्रो बोलते हैं। अब याद रखें कि आपको मैग्मा की चट्टानें दो दिखी, एक आर्कियन और एक ये। अब ये जो थी ये कहां ठंडी हुई, ये ठंडी हुई सतह पर, तो यहां कौन सी चट्टान मिलेगी, यहां मिलेंगी बसाल्ट की चट्टानें। अब आर्कियन वाले के लिए याद करिए और क्लास की बिल्कुल स्टार्टिंग में याद करिए, मैंने कहा था जो चट्टान पुरानी होगी वो जमीन के अंदर जाती जाएगी, तो आपको आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या दिखाई देगा, आपको आर्कियन क्रम की चट्टानों में ग्रेनाइट दिखाई देगा, ना कि बसाल्ट। क्लियर। तो याद रखें इस प्रकार से जो है वो दक्कन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ और ये जो है आगे बसाल्ट के रूप में उपस्थित है। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर यहां पर कोई जीव रह रहा था तो इस प्रकार से लावा की फ्लोरिंग के कारण क्या वो जीव बच पाया होगा, क्या उसके जीवाश्म बच पाएंगे। मैग्मा के अंदर कोई जीव गिरा तो याद रखिए वो राख बन जाएगा, और चूंकि वो राख बन जाएगा उसके जीवाश्म नहीं मिलेंगे, इसलिए याद रखिए बसाल्ट की चट्टानों में किसी भी प्रकार का जीवाश्म ईंधन उपस्थित नहीं होता है। क्लियर। तो इस प्रकार से जो है वो दक्कन के पठार का निर्माण हुआ, और यहां पर याद रखिए कि इसका विस्तार कहां पर है, तो आई थिंक आप सभी इजीली गेस कर पा रहे होंगे कि इसका विस्तार आपको मुख्यतः कहां दिखाई देता है, दक्षिण भारत में दिखाई देता है। अभी हम इसे प्लॉट भी कर लेंगे। अब इसी प्रकार से हिमालय की चट्टानों के लिए याद रखिएगा, हिमालय की जो चट्टानें हैं ये पूर्णतः आपको अवसादी दिखाई देंगी, और अवसादी में भी याद रखिएगा कि ये भारत की सेकंड सबसे नवीन चट्टानें हैं, इसे तृतीय क्रम की चट्टान कहा जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि इसे तृतीय क्यों कहा जाता है, तो देखिए जब आप डिटेल में पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि हम जो कालक्रम है उसे शून्य से प्रारंभ करते हैं। क्लियर। आपको सबसे पहले शून्य, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, फिर क्वाटनरी अर्थात चौथा काल, तो ये तृतीयक काल में आती है, इसलिए इसे जो है तृतीयक क्रम की चट्टानें कहते हैं। हिमालय की चट्टानें सामान्यतः अवसादी लेकिन मुख्यतः रूपांतरित हो चुकी हैं। अब रूपांतरित का कारण क्या है, तो जैसा मैंने पहले समझाया आपको कि जो प्रायद्वीपीय भारत था उसका दूसरी दिशा में प्रवाह हुआ। अब ये प्रवाह के कारण हुआ ये कि ताप और दाब, खासकर दाब के कारण ये रूपांतरित में परिवर्तित हुई हैं। अब यहाँ जानने योग्य बात है, याद रखिए कि तृतीय क्रम की चट्टानों के अंदर पेट्रोलियम बहुत होता है। अब ये कैसे पहुंचा, कैसे हुआ, मैं आगे कभी किसी समय पर आपको डिटेल में समझाऊंगा कि यहाँ पर तेल कैसे आता है। पर ये एक चीज याद रखिए, जियोपॉलिटिकल चीज है कि भारत के पास पेट्रोलियम है, फिर भी भारत जो है ये पेट्रोलियम नहीं निकालता। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में जो है वो दो आइसक्रीम्स आई, आपके सिबलिंग और आप, यानी कि
आपके छोटे भाई या छोटी बहन और आप जो है वो आइसक्रीम खा रहे हैं। आप बहुत स्मार्ट हैं और आपने पहले अपनी आइसक्रीम खा ली, उसके बाद अपने भाई या बहन की तरफ देखा और बोला ला अब ये आइसक्रीम मुझे दे दे। एक ये भी पाप है। और दूसरी चीज ये भी पाप है कि आप जो है वो जैसे ही आइसक्रीम आई, आपने अपनी आइसक्रीम जाकर जो है रेफ्रिजरेटर में रख दी और फिर अपने भाई या बहन से ये कहा कि पहले तुम खा लो। अब जब वो खा रहा था, आपने उससे रिक्वेस्ट करी कि एक आध बाइट आपको भी दी जाए। अब आपने उससे भी एक बाइट ले ली। अब उसने आपको भी खिलाया। इसके बदले आपने उसे जो है वो कुछ मूल्य दे दिया। दिया या नहीं दिया वो एक अलग बात है, लेकिन आपने उसकी आइसक्रीम शेयर जरूर करी। अब जब उसकी खत्म हो गई, तब आप अंदर गए और आपने अंदर से अपनी आइसक्रीम निकाली और उसे दिखा दिखा कर खाई और उसे बिल्कुल नहीं दिया। फाइन। अब ये भी एक प्रकार का पाप है। याद रखिए जो सेकंड कंडीशन है ना, जहां पर आपने अपने जो भाई या बहन है उससे आइसक्रीम लेकर खा ली, खाने के बाद उसे बिल्कुल नहीं दी जब आप खा रहे थे। फाइन। ये बेसिक कंडीशन है वर्ल्ड ट्रेड की, और ये कंडीशन भारत की भी है। भारत क्या कर रहा है, तो एवरीबडी परफेक्टली नोज दैट इंडिया हैव ऑयल। पूरे विश्व को अच्छे से पता है कि हिमालय एक बड़ी पर्वत श्रेणी है, वलित पर्वत श्रेणी है, और इसके नीचे कहीं ना कहीं ऑयल है, तेल है। अंग्रेजों ने जिस समय पर सऊदी अरेबिया के आसपास तेल निकल रहा था, उस समय भारत में भी ट्राई करा था और मिला भी था, पर आजादी के बाद हमने उन तेल के कुओं के अंदर मिट्टी डाल दी और कहा कोई तेल नहीं है, हम तेल बाहर से खरीदेंगे। फाइन। कारण क्या है, तेल जो है ये एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्स है, अर्थात खत्म होने वाला ऊर्जा का संसाधन है। याद रखिए कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए आगे लंबे समय तक कंटिन्यू करना आवश्यक है, आगे लंबे समय तक कंटिन्यू करना आवश्यक है। और यहां पर जानने योग्य बात है, याद रखिए कि भारत के लिए तेल की आवश्यकता लंबे समय तक होगी। इसीलिए भारत क्या करता है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। वैसे तो ये परमाणु हथियार के रिस्पेक्ट में यूज होता है, पर एक यहां पर भी आप इसको जो है समझने के लिए यूज कर सकते हैं कि पहले हमारे पास जब तक संसाधन है, हम दूसरों से पैसा देकर तेल खरीदेंगे। जब हमारे पास ये क्षमता समाप्त हो जाएगी कि हम पैसा देकर उसे ना खरीद पाए, और ये कब होगा, जब सबका तेल खत्म होने लगेगा, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तब के समय हम अपना तेल निकालेंगे। तो कुल मिला के बात वही है कि सबका समाप्त होगा तब मैं अपना निकालूंगा। क्लियर। लेकिन ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर अभी विकास बहुत समय लेने वाला है कंप्लीट होने में। पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिए, वर्ल्ड जब हमारे ऊपर प्रेशर डालता है कि आप तेल क्यों नहीं निकालते, तो वहां पर हमारा सीधा सीधा स्टैंड होता है कि क्या ऐसा सिर्फ हम कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर यूएसए को बोलो, जितनी यूएसए की डिमांड है, जितना यूएसए चाहता है, वो सारा ऑयल यूएसए खुद निकाल सकता है अलास्का वाले एरिया से। याद रखिए पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, कभी अगर आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, ये एक जो है वो साइंटिफिक टर्म है। यहाँ पर पूरा का पूरा धातु का एक पहाड़ होता है जो कई सैकड़ों किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। ये पहाड़ का पहाड़ जमीन के अंदर, सागर के अंदर होता है, जो हो सकता है सोने से बना हो, चांदी से बना हो। ये कॉन्स्पिरेसी है कि यूएसए के पास कई पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं। कहां पर? अलास्का वाले भाग में। और इसी से चुपचाप यूएसए खनन के द्वारा जो है मूल्यवान चीजों को निकाल लिया करता है और विश्व में जो बाजार है उसमें स्मगल करके पूरी पॉलिटिक्स चेंज कर देता है। ये तो वैसे कॉन्स्पिरेसी है, इस पर हमें नहीं जाना, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस प्रकार के डायमेंशंस भी होते हैं। तो याद रखिए कि भारत के पास जो है संसाधन है। पहले भारत ये कहता है कि हम कम से कम अपने संसाधनों को निकालेंगे, जब तक हम खरीद सकते हैं हम उसे खरीद कर काम चलाएंगे। क्लियर। तो ये एक जो है हिमालयन चट्टानों के बारे में आपको जानना आवश्यक है। लास्ट है अवसादी चट्टानें। याद रखिए कि इन चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो हिमालयन क्षेत्र से जिन नदियों का उद्गम होता है, वो नदियां जो है अपने साथ, मैं अगर इसी डायग्राम से जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर जो हमने डायग्राम प्लॉट करा था, याद रखें इसी हिमालयन क्षेत्र में अगर मैं ऐड करूं तो आपको कुछ इस तरह से नदियां दिखाई देंगी। याद रखें यहां से जिन नदियों का उद्गम होता है, ये नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं, और याद रखिए ये अवसाद ही जिस स्थान पर जमा होता है, वहां पर जो है आप कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र का निर्माण ये नदियां करती हैं। अब यहां याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है जहां अवसाद भरा है, इसे अवसादी चट्टानों का एरिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब याद रखें इन चट्टानों में मुख्यतः, इन चट्टानों के ऊपर मुख्यतः जो है वो कृषि की जाती है। अब यहां ध्यान से देखिए, मैं एक एक करके इन चट्टानों को मैप पर प्लॉट करने वाला हूं। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट करूं तो हम इसे कुछ इस तरह से देख पाएंगे। याद रखिएगा
हम अगर इसे यहाँ प्लॉट करें तो आपको सबसे पहले इस क्षेत्र में हिमालयी चट्टानें दिखाई देंगी। और याद रखिएगा, हिमालयी चट्टानें से मतलब केवल हिमालय से नहीं है, जहां जहां हिमालय है वहां तो है ही, उससे थोड़ा सा और नीचे तक है। ओके, चलिए अब यहां ध्यान से देखिएगा कि आपको इस प्रकार से हिमालयी चट्टानों का विस्तार दिखेगा, एक ये वाले पोर्शन में, इसी प्रकार से एक इस क्षेत्र में, और इसी प्रकार से चलते हुए आएंगे तो आपको इस पूरे क्षेत्र में जो है इस प्रकार की चट्टानों का विस्तार देखने को मिलता है। चलिए आ जाए, इससे जो है हम मार्क कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि इस क्षेत्र में आपको जो है वो तेल की उपलब्धता देखने को मिलती है। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनमें जो कोयला दिखाई देता है, याद रखिएगा वो जो कोयला है वो द्वितीय क्रम का कोयला है। प्राथमिक क्रम का जो कोयला है वो कार्बोनिक फेरस काल में बनने वाला कोयला है। द्वितीय क्रम का जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम के काल में बनने वाला कोयला है। याद रखिए कि हमारे यहाँ बिटुमिनस प्रकार का जो सेकंड ग्रेड कोल का एग्जाम्पल है उस प्रकार का कोयला देखने को मिलता है। क्लियर, ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जानना आवश्यक है। इसी प्रकार से हिमालयन क्षेत्र में आपको सिक्किम वाले भाग में भी ये चट्टानें देखने को मिलेंगी, अरुणाचल प्रदेश वाले सेक्शन में भी आपको ये देखने को मिलेंगी। और मैंने पहले भी आपको समझाया है कि ये जो भाग है, ये भाग वास्तविकता में कौन सा है? ये भाग वास्तविकता में पूर्वांचल हिल्स का है, और यहाँ भी आपको इस प्रकार की चट्टानों का विस्तार देखने को मिलता है। अब इसी प्रकार से याद रखिएगा कि आपको ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है अवसादी चट्टानों का विस्तार। और याद रखिए अवसादी चट्टानें वहीं होंगी जहां नदियां होंगी, तो आपको इस प्रकार से नदियों में या हमारे ग्रेट इंडियन प्लेन में उत्तर भारत के विशाल मैदान में ये चट्टानें देखने को मिलती हैं। अब ध्यान से देखिए, जस्ट अ सेकेंड, मैं से थोड़ा सा एडजस्ट करूं तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेंगी। आप चलते हुए आएंगे तो इस स्थान तक इनका विस्तार है। इसी तरह से आपको इस क्षेत्र में भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो मैं इसे यहाँ पर मार्क कर दूं। याद रखें ये अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ तो छोटा नागपुर का पठार भी आ गया, तो डोंट वरी, चट्टानों की ओवरलैपिंग है, मैं अभी उसे भी प्लॉट करूंगा इस स्थान पर। क्लियर, जस्ट अ सेकेंड। अब ये याद रखिए कि इस क्षेत्र में जो चट्टानें दिखती हैं उसमें मुख्यतः कृषि की जाती है। इसी प्रकार से आपको कुछ चट्टानें यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी और कुछ चट्टानें जो है आपको इस स्थान पर भी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ नेक्स्ट जो डायमेंशन है, याद रखिए आपको दिखाई देगा दक्कन क्रम की चट्टानें। और याद रखें जो दक्कन क्रम की चट्टानें हैं वो आपको एक इस स्थान पर देखने को मिलती हैं। मैंने पहले भी बताया काठियावाड़ का जो क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और इसी प्रकार से याद रखिए कि ये कंटिन्यूएशन में आपको इस पूरे स्थान पर इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। अब यहाँ याद रखिए कि मुख्यतः विस्तार महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, इसके अलावा आपको कहीं कहीं और भी दिख सकता है, लेकिन मुख्यतः महाराष्ट्र वाले पार्ट में मिलेगा। क्लियर, चलिए अब इसके अलावा जो बचा हुआ क्षेत्र है, देखिए हमने हिमालयन चट्टानें देखी, अवसादी चट्टानें देखी, दक्कन क्रम की चट्टानें देखी। अब आ जाते हैं हम गोंडवाना क्रम की चट्टानों पर। क्लियर, अब याद रखिए मैंने बताया कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या देखने को मिलता है? कोयला। अब यहाँ जानने योग्य बात है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है वो भारत में आपको मुख्यतः कहाँ देखने को मिलती है? नदियों के किनारे। कारण क्या है तो फिर मैं किसी और क्लास में एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगा कि इसका मुख्यतः कारण क्या है। याद रखें कि आपको ये चट्टान जो है वो देखने को मिलेगी इस कुछ स्थानों पर। एक ये नदियों वाला क्षेत्र है, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां पर जो है वो कलर चेंज कर दूं। याद रखें कि इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा, एक ये क्षेत्र है। याद रखें ये वो क्षेत्र है जहां महानदी दिखाई देगी और आपको जो है अन्य नदियों का डेल्टा दिखाई देगा। इस प्रकार से छोटा नागपुर के क्षेत्र में भी ये प्रवेश करता है। इसी प्रकार से आपको नीचे भी ये क्षेत्र जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ खासकर कर्नाटका वाला क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखें कि इस प्रकार से ये दक्षिण भारत में भी उपस्थित आपको दिखाई देंगी। क्लियर, चलिए अब जो लास्ट बचता है, ध्यान रखें यूपीएससी बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं होता, आपसे इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछेगा कि एग्जैक्टली बताओ इस डिस्ट्रिक्ट में कहां पर है, इस स्थान पर कहां पर है। इतना आपको पता होना चाहिए धारवाड़ जिला जो है वो कर्नाटका में आता है। इसी प्रकार से जो कुड़प्पा है, याद रखिए आंध्र प्रदेश का एक जिला है। क्लियर, तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल ऐसा नहीं होगा कि यूपीएससी आपसे बोले कि बताओ इसी स्थान में था या नहीं था। इस प्रकार के प्रश्न नहीं होते, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। ये वनडे एग्जाम का पैटर्न नहीं फॉलो करती यूपीएससी। ओके, अब यहां याद रखिए ये जो मैंने इंफॉर्मेशन अभी आपसे कही
ये धारवाड़ क्रम, तो यहाँ ओवरलैपिंग है, यानी कि यहाँ पर दूसरी चट्टानें अभी मैं प्लॉट करूंगा तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कुल मिला के नदी किनारे आपको दिखती हैं। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या है, तो याद रखिए प्री कैम्ब्रियन की चट्टानें। अब आपको याद रखना है प्री कैम्ब्रियन अर्थात कैम्ब्रियन काल या आर्कियन काल वाला पार्ट। फाइन, ये दो चट्टानें यहाँ ओवरलैप करेंगी। कौन सी हैं ये दो चट्टानें, तो आई थिंक आपको अब याद आ रहा होगा। मैं जस्ट अ सेकेंड आपको प्लॉट कर दिखाता हूं। याद रखिए आपको कुछ इस तरह से इस क्षेत्र में पूरे ये चट्टानें दिखाई देती हैं। आपको बीच में भी इनका विस्तार देखने को मिलेगा। ओके, इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलती हैं। और याद रखें इसमें कहीं कहीं आपको अपवाद जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, इसके एक्सेप्शंस जरूर देखने को मिलेंगे। ये नट शेल है, ये एक सतही तौर पर आपको इस प्रकार से याद रखना है। इनको एकदम प्लेसेस के अनुसार याद करने की आवश्यकता ना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और ना ही आपको इस तरह से है कि एकदम एग्जैक्टली आपको पता हो। बस इन चट्टानों से रिलेटेड जो मैंने ज्यादातर पोर्शन आपसे डिस्कस करा कि ये कहां पर है, किस प्रकार से निर्मित है, इसके अंदर कौन सा खनिज मिलेगा, इस पर ज्यादा फोकस करें। क्लियर। अब ये याद रखिए कि कुछ विस्तार आपको इस स्थान पर भी देखने को मिलता है, परंतु यहां मैं एक नोट आपको बताऊं तो याद रखिए बहुत ज्यादा नहीं है, मेघालय तक ही आपको सीमित दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो है वो भारत में चट्टानों का वितरण है। इसे आपको अपने दिमाग पे सेटल रखना है। इसमें से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट हो तो डेफिनेटली आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डिस्कशन वाला पार्ट रखा हुआ है, वहां पर मैं जो है वीडियो का लिंक डालकर आपको जो है वो शेयर भी कर देता हूं। और आपसे अगर कोई 1-to-1 प्रश्न हो तो वो आप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेन चीज है कि मैं सारे कमेंट आवश्यक रूप से देखता हूं। अगर किसी वीडियो के नीचे आप कोई कमेंट करें तो याद रखिए कि हम इस सीरीज में कहां तक बढ़ पाएंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका और हमारा इंगेजमेंट कितना है। देखिए ये एक ओल्ड स्कूल मेथड है पढ़ने की, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपना इंगेजमेंट शो करेंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट शो करते हैं तो मैं भी काफी मोटिवेटेड फील करूंगा आप तक इसी प्रकार का कंटेंट लाने के लिए। हमारी पूरी टीम मोटिवेटेड फील करेगी आप तक इस प्रकार का कंटेंट डिलीवर करने के लिए। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। हमारे प्रयास आपके लिए जो है वो कुछ फ्रूटफुल आपके लिए कर पा रहे होंगे। हम इसी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्रयास है, जितना आपका जो है वो इंटरेस्ट होगा, जितना आप जो है इसे पसंद करेंगे, जितना आप इसे अप्रिशिएट करेंगे, हम उतना ज़्यादा जो है आप तक कंटेंट लाने के लिए मोटिवेटेड फील करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ वेरी नाइस डे बच्चों। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।